जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम आज क्लास 12 का आपका गद्य साहित्य का जो इतिहास है बेटा, उसके शेष भाग को सब लोग मिलकर पढ़ा जाएगा। और इस जो आपके क्लास 12 के पाठ्यक्रम का ये जो बच्चों गद्य है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक आप इसको भली भांति नहीं समझ पाएंगे, चीजें नहीं क्लियर होंगी। क्या कि नाटक किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, एकांकी क्या है, गद्य विधा कहाँ से शुरू हुई, गद्य का विकास कहाँ से हुआ, इसमें कौन कौन से लेखक आते हैं, किसका क्या क्या रोल है, किसने उपन्यास लिखा, किसने एकांकी लिखा, कौन यात्रा वृत्त लिखे हैं, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए बच्चों गद्य काव्य का जो हम भली भांति समझने के लिए सब सीखेंगे और ये आवश्यक है। और आइए हम सीखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बच्चों सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक मिनट बच्चों, पहले हम पिछली जो चीजें हैं ना उसको एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, आइए एक नजर पहले दोहरा लेते हैं शुरू से लेके, क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी बार हमारे दिमाग पे चीजें बनती जाएंगी और हमको मतलब भूलने का चांस कम होता जाएगा। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी बार हमारे दिमाग में चीजें बनेंगी। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ देखिए, ये हिंदी गद्य के भाग से हमने प्रारंभ किया था। देखिए, ये आप नजर दौड़ाते जाइए। राजस्थानी भाषा गद्य हो गया, मैथिली गद्य, ब्रज गद्य और खड़ी बोली, ये सब देखते जाइए। ये जी देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जो ब्रज गद्य है बच्चों, इसमें गोरखनाथ कीर्त जो गोरख सार है, किसने लिखा, गोरखनाथ कीर्त। ये किसके शिष्य है बच्चों, तो ये मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंद्र नाथ के ये शिष्य हैं। अर्थात गोरखनाथ के गुरु कौन है, मच्छंद्र नाथ है। तो ये लगभग 14वीं ईस्वी तक माना जाता है इनका ये ग्रंथ है गोरखसार। फिर आते हैं बच्चों, ये देखिए स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ आते हैं। इन्होंने श्रृंगार रसमंडन लिखा था। ये देखिए यमुनाष्टक, ये हम आपको। और फिर इनके पुत्र बच्चों, ये देखिए विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ आते हैं। इन्होंने ये देखिए 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता लिखी है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट था, हमने कहा रिवाइजन कराते चले आपको। ये देखिए चीजें देखते जाइए बस आप। ये देखिए, जो प्राचीनतम गद्य रचना है बच्चों, उसमें जो ये चंद छंद वर्णन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद छंद वर्णन की महिमा बच्चों, ये गंग कवि द्वारा रचित है। और ये गंग कवि जो बच्चों, ये अकबर के शासनकाल के समय थे, अकबर के आश्रित कवि थे। और ये देखिए जटमल का गोरा बादल की कथा, जटमल द्वारा रचित। और भाषा योग वशिष्ठ। फिर खड़ी बोली गद्य की सर्वाधिक मानी व्यवस्थित और रचना ये मानी जाती है, भाषा योग वशिष्ठ। ये प्रथम पुस्तक है बच्चों, किसके द्वारा, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित। क्या है, कौन सी पुस्तक, भाषा योग वशिष्ठ द्वारा। ये देखिए राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित बच्चों। ये देखिए पद्म पुराण, पंडित दौलत राम द्वारा रचित है ये पद्म पुराण। देखिए बच्चों, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर देना, हमें लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए आपका गोरा बादल जो है, ये जटमल द्वारा रचित है। भाषा योग वशिष्ठ जो है बच्चों, ये आपका, ये देखिए इन्हीं का जटमल द्वारा ही है। फिर आइए बच्चों, ये देखिए ये जो खड़ी बोली गद्य की जो सर्वाधिक मान्य और व्यवस्थित भाषा में रचित जो प्रथम पुस्तक है बच्चों, प्रथम पुस्तक, ये राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित पद्म पुराण है। एक मिनट बच्चों, ये देखिए राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है पद्म पुराण। और पंडित दौलत राम द्वारा रचित ये पद्म पुराण पंडित दौलत राम द्वारा रचित है। और जबकि आपका ये क्या कहते हैं, भाषा योग वशिष्ठ आपका जटमल द्वारा रचित है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए बच्चों, ये आपका देखिए गोरा बादल, जटमल, चंद छंद वर्णन की महिमा, राम प्रसाद निरंजनी, इंपॉर्टेंट है ये देखिए। ये भी
ये सब इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अष्टयाम, ये सब आप कॉपी में उतारे होंगे, हमको पूरा विश्वास है। हमने आपसे कहा था कॉपी में उतार लीजिए और रिवाइज करते रहिए। एग्जाम टाइम में यही आपके काम आएगा बच्चों। एग्जाम टाइम में आप इतनी बार रिवाइज हो जाएगा, आप स्वयं करेंगे और हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे कि आपको सिर्फ एक नजर देख के जाना है, बस कॉपी पलटना है और फिर एग्जाम हॉल में बैठ जाना है जाके। ये देखिए माधव विलास इंपॉर्टेंट है बच्चों, लल्लूलाल का है। प्रेम सागर नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र का है इंपॉर्टेंट। ये देखिए रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए अब आधुनिक काल की हिंदी गद्य कैसे है, क्या है, कब से शुरू हुआ है, किस कॉलेज की स्थापना किसने की, और उसके बाद कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना। ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ से किताबें प्रकाशित होती थी सबके, सभी कवियों के, लेखकों के। ये देखिए आगरा में एक हुआ था 1833 में। आइए आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम। ऐसे आपको बस एक नजर आपके, ये देखिए बंगदूत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राजा राम मोहन राय की है। ये देखिए ये वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद है। ये वेदांत सूत्र है एक, जिसका इन्होंने हिंदी अनुवाद में ये किया था बंगदूत नाम से। तो अब यही बच्चों, ये हमने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के समर्थक, और आपका यहीं पर ये देखिए राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक। तो ये इंपॉर्टेंट है, नजर दौड़ाते रहिए बच्चों। ये देखिए ये प्रथम आचार्य, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ये प्रथम आचार्य हैं जो इनकी शैली है, तो ये इतना याद रखिए। इन लोगों के नाम को आप अपने दिमाग में बनाए रहिए, इनकी रचनाएं आ सकती हैं। और देखिए बच्चों फिर हम आते हैं भारतेंदु युग को, विस्तार से हमने समझा था भारतेंदु युग के मंडल को, इनके रचनाओं को। ये हिंदी, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें। हिंदी नई चाल में ढली किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आइए बच्चों आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। श्याम सुंदर दास ये संस्थापक थे किसके, काशी नागरी प्रचारणी सभा के। और उसके बाद 1900 में बच्चों ये आ जाते हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके संस्थापक कार्यभार को संभाल लेते हैं किसके, काशी नागरी प्रचारणी सभा के। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक है, मतलब काशी में है ये। एक मिनट बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं बच्चों, संस्थाएं। ये देखिए ब्रह्म समाज, ये एकदम ये समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, और स्वामी विवेकानंद, क्या कहते हैं, प्रार्थना समाज। ये डेट भी पूछ सकता है आपसे, अगर थोड़ा सा डीपली गया तो डेट पूछ सकता है, नहीं तो चीजें इतना आप क्लियर रखिए कि प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे महाराष्ट्र के थे ये। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि संस्कृत में है हिंदी में, तो ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। दूसरा बच्चों ये थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, और क्या कहते हैं, हाँ ये एनी बेसेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और ये ब्रह्म समाज तो इंपॉर्टेंट है, ये राजा राम मोहन राय 1828। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए भारतीय मंडल के कवि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में है बच्चों। ये देखिए कवि ऐसे आ जाएगा कि निम्न में भारतीय मंडल के कवि में से कौन नहीं है, 3 इसी में से ऐसे उठा के दे देंगे और एक अलग से दे देंगे, तो आप याद किए रहेंगे तो आपको चीजें ऐसे रिवीजन करते रहिए बच्चों। रिवीजन करना है, बस पन्ना पलटते रहना है, एक नजर ऐसे देखते जाइए, पलटते जाइए, ऐसे एग्जाम तक आप हर चीजों को करते रहिए। जो रटने वाली चीजें बच्चों, जो रटने वाली चीजें उसको आपको बराबर देखना ही पड़ेगा, फैक्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको आपको बार बार देखना ही पड़ेगा। और उसके बाद में देखिए बच्चों पत्रिकाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं। ये देखिए ये भी पूछ सकता है। ये देखिए हरिश्चंद्र, तो आप भारतीय तुरंत पकड़ देंगे, हरिश्चंद्र शब्द देखिए, बाला बोधनी। और ये देखिए हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, और प्रताप नारायण इसका ब्राह्मण है। देखते जाइए बच्चों। ये देखिए कार्तिक प्रसाद खत्री, खत्री दीप्ति, हिंदी दीप्ति प्रकाश, दीप्ति खत्री। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कादम्बनी, आनंद कादम्बनी, प्रेमघन कादम्बनी, ऐसे रटते जाइए। अब द्विवेदी बच्चों, अब हम आपको आज शुक्लोत्तर युग से प्रारंभ करेंगे बच्चों। 1 मिनट नहीं, एकांकी से प्रारंभ करेंगे, हमने तो ये सब पढ़ ही लिया है। देखिए ये देखिए ये सब ध्यान में रखिएगा, ये रचनाएं याद रखिएगा। ये देखिए रचना याद रखिएगा। ये देखिए उल्लेखनीय उपन्यास, ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये देखिए
चंद्रकांता संतति, ये सब इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये गोस्वामी जी भी आपके इम्पोर्टेंट है, किशोरी लाल। और हाँ ये देखिए अधिकिला फूल, ये सब उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी विधा है, ये ठेठ हिंदी का ठाठ, तो आप बताएंगे उपन्यास है। इस प्रकार से बच्चों आगे हम ये चलते हैं कहानी। देखिए इंदुमती इम्पोर्टेंट, भगवान दिन प्लेग की चूर्ण, भगवान के पास आदमी जाता है ना तो सब कुछ फुर्सत मिल जाता है, हनुमान जी के पास सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है वगैरह, ये क्या कहते हैं प्लेग की चूर्ण। और रामचंद्र शुक्ल, ये देखिए श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का ही समय लिखा। बंग महिला दुलाई वाली, महिला का नाम आया बंग महिला, तो दुलाई वाली याद कर लीजिएगा। ये देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो उसने कहा था। एक कहानी है बच्चों, ये बहुत ही रोचक कहानी है, इसको हम समय मिलेगा कभी तो एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें एक होते हैं जो आगे चलते हैं बच्चों, नहीं तो समय लग जाएगा। तो देखिए जीवन चरित, अब ये जीवन चरित है, जीवन चरित अर्थात किसी और के जीवन चरित्र को किसी और ने लिखा है। माधव प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा, विशुद्ध चरितावली। इसमें आपका बच्चों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इम्पोर्टेंट है, और ये बाबू शिवनंदन सहाय का हरिश्चंद्र का जीवन चरित, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू राधा कृष्ण दास। आइए बच्चों छायावाद को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट में आता है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा। छाया युग के कवियों के नाम आप जानते हैं, 4 लोग तो इम्पोर्टेंट हैं, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये तो 4 स्तंभ हैं ही छायावाद युग के। आगे बच्चों और भी कई हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, बहुत सारे हैं लेखक और लेखक हैं बच्चों। देखिए उपन्यास के क्षेत्र में सबसे पहले, हाँ देखिए उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद को आप पहले याद कीजिएगा। निबंध के क्षेत्र में बच्चों रामचंद्र शुक्ल को मत भुलाइएगा, सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा। और देखिए छायावाद उत्तर युग, प्रगतिवाद जिसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों एक बात और आप बता दें, ये जो छायावाद युग है ना बच्चों, ये ज्यादातर आपको काल्पनिक चीजें दिखेगा, इसमें काल्पनिक चीजें दिखेगा, अलंकारिक चीजें दिखेंगे, भावात्मक चीजें दिखेंगी। लेकिन जो बच्चों ये प्रगतिवाद है ना, इसीलिए इसका नाम प्रगतिवाद भी दिया गया है। इसमें लेखकों ने क्या किया है, जो समाज की यथार्थ चीजें हैं, सत्य चीजें, प्रत्यक्ष चीजें हैं, जो समाज की सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, ये सारी चीजों को प्रत्यक्ष कवियों ने अपने कविता क्या कहते हैं कहानी, नाटक और उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वाणी दी है बच्चों। तो समाज के बारे में इन्होंने प्रत्यक्ष किया है, तो इसलिए ये कुछ ज्यादा ही प्रगति हुई, प्रसिद्ध हुई, इसलिए इसका नाम प्रगतिवाद भी हो गया बच्चों। आइए इसमें ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप याद कीजिएगा। और इसमें एक ये देखिए जैनेन्द्र आते हैं, एक आपके होंगे नागेंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो उनको भी याद रखिएगा। भगवती चरण वर्मा बच्चों, ये देखिए भगवती चरण वर्मा याद रखिएगा। बनारसी चतुर्वेदी को याद, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये देखिए जो टिक गोला बना रहे हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रभाकर जी को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, विद्यानिवास मिश्र, ये देखिए हरिशंकर परसाई और फरीशनाथ रेणु, और ये क्या कहते हैं, ये धर्मवीर भारती, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। बस ये है कि आप कॉपी में उतारिए अपनी हैंड राइटिंग में, जब आप लिखेंगे ना तो आपका जो ब्रेन है ज्यादा कैप्चर करता है। एक बार ही लिखिए, क्योंकि बार बार कितनी सारी चीजें लिखेंगे, बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, बस रिवाइज आप करते रहिए। एक पतली सी कॉपी बनाइए, जितने हमने लेक्चर पढ़ाए हैं, पहले लेक्चर आप वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में सब अलग अलग इसीलिए कर दिए हैं बच्चों। आपका जो साहित्य है ना, इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं कि आपको कहीं ना दौड़ना पड़े, बीच बीच में तमाम सारे वीडियो को ना देखना पड़े। ये आप सीधा गद्य इतिहास को ओपन कीजिए प्लेलिस्ट पे जाके यूट्यूब पे, और उसके बाद में फटाफट चीजें फास्ट स्पीड में करके सुन लीजिए और चीजें उतार लीजिए। उसके बाद आप पन्ना पलटते रहा कीजिए। ये बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सफलता का। अगर आप अपने भविष्य में कल्पना कर लिए हैं, मन मस्तिष्क में बना लिए हैं कि हमको हमारा फ्यूचर, हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं 4 से 5 साल के भीतर, आप किसी सरकारी पद पे खड़ा पाते हैं, तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा करके बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने, कोई भी समस्या, आप कुछ बच्चे घर ही पे रह के पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ काम करते हुए अपने घर के देखते हुए कार्यों को पढ़ाई करते हैं, तो भी बच्चों आप अपने आप को एक दिमाग में बना लीजिए। आप क्लास 12 में हैं इस समय,
अब अगली कक्षा में आप जाएंगे बीए, एमए, बीएससी जो भी करेंगे, बीए, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, जो भी करेंगे, इसके बाद आप अपने आप को किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, तो वो चीज आप अभी से ही तैयार कीजिए और अपने इन्हीं किताबों से, कहीं दूर से नहीं, ये इसी किताब में से आपको क्वेश्चन बनेंगे जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे। तो इसीलिए ये आप धारणा बना के रहिए, मत सोचिए हमको सिर्फ इंटर एग्जाम, ये आने वाला जो बोर्ड एग्जाम इसको पास करना, नहीं, आपको कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है। इस टारगेट को बना के आप पढ़िए। तो आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बीच बीच में मोटिवेशन, आपको पढ़ने का कारण बताते हुए चलेंगे कि पढ़ना क्यों है। जब तक आप किसी चीज का रीजन नहीं जानेंगे कि क्यों हम, अब आप सुबह रोज उठिए और अपने आप को बोलिए कि हमको इतना पढ़ना है, आज हिंदी में इतना पढ़ना, इतना, ये सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए दिमाग में, और साथ में ये दिमाग में रखते चलिए कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमको सबसे अलग होना है, मैक्सिमम मार्क्स से क्वालिफाई करना है। और उस दिन का इंतजार कीजिए अपने माँ बाप के चेहरे को देख के, कि जब उनका चेहरा खुशी से, प्रसन्नता से, उनके चेहरे पर जो झलक आएगी वो आपके अपने दिमाग में अभी इमेजिन करके, कल्पना करके, और पढ़ाई प्रारंभ कीजिए, एकाग्र होगी, जिम्मेदारी के साथ। तो आइए बच्चों, ये देखिए हम प्रयोगवाद को भी पढ़ लिए हैं। अब आज हम एकांकी से प्रारंभ करेंगे। देखिए नाटक आपका भारतीय युग से ज्यादातर प्रारंभ हुआ है बच्चों। नाटक भारतीय युग से ही प्रारंभ हुआ है। देखिए भारतीय हरिश्चंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। खत्री हो गए, ये देखिए द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक हो गए। द्विवेदी युग के प्रमुख, अलग अलग युग के प्रमुख नाटक और नाटककार के नाम लिखे हुए हैं बच्चों। अब आइए हम एकांकी से आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसको हमने रिवीजन करने का बस एक उद्देश्य है बच्चों, कि आपके दिमाग पे एक झलक पड़ता जाए। इसी प्रकार फिर हम आगे पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको फिर रिवाइज कराएंगे। तो आइए बच्चों हम एकांकी से प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि एकांकी है क्या, इसकी जरूरत क्यों है। तो देखिए बच्चों, नाटक का ही एक रूप है एकांकी। क्या है ये? नाटक का एक रूप है जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाती है। क्या है बच्चों? एक ही अंक में संपूर्ण सारे नाटक समाप्त हो जाते हैं। एकांकी के प्रचलित जो प्रमुख भेद हैं बच्चों, या उपभेद हैं, प्रमुख भेद एवं उपभेद जो हैं, ये ध्वनि रूपक हैं, संगीत रूपक हैं, रेडियो प्रहसन है, रेडियो पर जो क्या कहते हैं हास्य चीजें सुनाई जाती हैं, स्वागत नाट्य है, स्वयं के द्वारा नाटक किया गया स्वागत नाट्य है। इसमें देखिए बच्चों, ये भारतेंदु की जो एकांकी जैसी प्रमुख जो रचनाएं हैं बच्चों, विशेष विस्मय मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, वर्तमान और फ्यूचर आने वाले सभी एग्जाम के लिए। धनंजय विजय, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, और जयशंकर प्रसाद की एक घूंट सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का बच्चों ये जो एक घूंट है, ये हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। अब ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्वेश्चन कि एक घूंट जो है, एक घूंट कैसी विधा है, ये पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन एकांकी है, किसने लिखा है? दूसरा क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद ने। प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट को माना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आइए बच्चों, अब ये एकांकी से संबंधित कुछ और लेखकों के नाम पढ़ते हैं। जैसे आपके राम कुमार वर्मा एकांकी नाटक के प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, ये जो एकांकी जो नाटक है बच्चों, इसका प्रथम संग्रह अर्थात समझते हैं बच्चों, बहुत सारे नाटक का एक संग्रह। पृथ्वीराज की आंखें नाम, शीर्षक नाम से पृथ्वीराज, शीर्षक क्या रखा? पृथ्वीराज की आंखें। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एकांकी को किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने। और ये प्रथम संग्रह है। आप क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह किसने लिखा, या कौन सा नाम है? तो पृथ्वीराज की आंखें। और किसने लिखा? तो ये आपकी राम कुमार वर्मा ने। अब जब और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे जाएंगे, जब तब आपसे गहराई से पूछ सकता है, तो वर्ष भी पूछ लेगा, किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1936 में। अब अन्य लेखक देखिए बच्चों, अन्य लेखक को देखते हुए चलते हैं हम लोग। भुवनेश्वर प्रसाद कारवां, सेठ गोविंद दास, स्पर्धा मैत्री, उदय शंकर भट्ट,
10,000 और दुर्गा, और ये क्या कहते हैं, जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा और भाषण और बंदी, ये सब इनका एकांकी है बच्चों। उपेंद्र नाथ अस्क, मोहब्बत, पापी, जोंक, विष्णु प्रभाकर, इंसान, 10 बजे रात, गणेश प्रसाद द्विवेदी, रिहर्सल, वो फिर आई थी, रिहर्सल और दूसरा वो फिर आई थी, भगवती चरण वर्मा, 2 कलाकार, मैं और केवल मैं, 2 है। एक तो 2 कलाकार उन्होंने लिखा और दूसरा मैं और केवल मैं, ये एकांकी लिखा है। आदि लेखकों ने बच्चों एकांकी लेखन को उल्लेखनीय योगदान इसमें किया है। अब आइए बच्चों हम उपन्यास पढ़ लेते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए उपन्यास क्या चीज है। तो बच्चों इसमें उपन्यास का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए बच्चों। उपन्यास उप अर्थात निकट या सामने अपने, और न्यास अर्थात रखना, सामने रखना। उपन्यास का अर्थ क्या हुआ बच्चों? उप अर्थात निकट सामने, और न्यास का अर्थ होता है रखना, तो सामने रखना उपन्यास का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। इसमें प्रसादन, प्रसन्न करने का भाव भी निहित होता है। प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव निहित होता है उपन्यास में। अर्थात बच्चों किसी घटना को इस प्रकार से सामने रखना जिससे दूसरों को क्या मिले? प्रसन्नता मिले, खुशी मिले। ये कलाकारों में गुण होता है बच्चों। उपन्यास लिखने वाले कलाकारों में ये गुण होता है कि वो जिसे उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास को जो भी कोई पढ़े उनके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो, खुशी हो। अब देखिए बच्चों, अब अलग अलग परंपरा, अलग अलग युगों में उपन्यास और उपन्यासकार तो आप आते हैं। देखिए पहले तो पूर्व प्रेमचंद युग, मतलब प्रेमचंद के युग के पहले की उपन्यास, फिर प्रेमचंद के समय का उपन्यास का नाम आया तो बच्चों प्रेमचंद को आप याद रखिएगा। उस प्रकार से फिर प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद की युग की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ ये समझते हैं प्रेमचंद युग के उपन्यास और उपन्यासकार। देखिए बच्चों, नूतन भंडारी, नूतन ब्रह्मचारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बालकृष्ण भट्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता रहेगा। लवगड़ता, लवगड़ता, कनक कुसुम, प्रेरणि परिणय, और किशोरी लाल गोस्वामी का है ये प्रेरणि परिणय, कनक कुसुम और लवगड़ता। लवगलता, क्षमा करें बच्चों, लवगलता पढ़ा जाएगा इसको। फिर आते हैं देवकी नंदन खत्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए उपन्यासी है ये सब। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कौन सी विधा है, चंद्रकांता लिख के दे देंगे एग्जामिनर, वो पूछेंगे कि कौन सी विधा आप बताएं, तो आप बताएंगे कि उपन्यास है। और किसकी है? तो देवकी नंदन खत्री की है। ये पढ़ने से ही दोहराने से ही बार बार रिवीजन करने से दिमाग में बना रहेगा बच्चों। गोपाल गहमरी को पढ़ लेते हैं। देखिए अद्भुत लाश और गुप्तचर, और ब्रजनंदन सहाय, राधाकांत सौंदर्योपासक, 2 चीजें इन्होंने लिखा है। ब्रजनंदन सहाय तो ये हो जाते हैं बच्चों ये जो प्रेमचंद के युग के पहले के। अब प्रेमचंद युग में आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद युग में आ जाते हैं। सबसे पहले तो प्रेमचंद को ही पढ़ लेते हैं, बहुत सारे इन्हीं के हैं। सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद की 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंकाल, तितली, इरावती। फिर आते हैं विश्वंभर शर्मा कौशिक, माँ, भिखारणी और संघर्ष। फिर देहाती दुनिया इंपॉर्टेंट है बच्चों, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की है। दिल्ली का दलाल और शराबी, ये क्या कहते हैं पांडे लीचन शर्मा उग्र की है। और चंद हसीनों के खतूत ये। फिर आइए बच्चों, आत्मदाह, व्यभिचार और हृदय, ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की परख है। और ये अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अप्सरा, अलका और निरूपमा प्रभावती के यहाँ गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से बात करने। ठीक, कौन? अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती सूर्यकांत त्रिपाठी से बात करने गई। और फिर आते हैं बच्चों, इस तरह से ये ट्रिक ऐसे आ गया ट्रिक, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दिल्ली का दलाल शराबी है, चंद हसीनों के खतूत हैं किसके? उग्र के। बहुत उग्र होते हैं दिल्ली के दलाल। कैसे होते हैं? उग्र होते हैं, शराबी होते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र। देहाती दुनिया, शिव पूजन सहाय देहाती है।
देहाती दुनिया के हैं। और जयशंकर प्रसाद कंकाल तितली इरावती को लेके चल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद रंगभूमि कर्मभूमि की बात प्रेमचंद करते हैं, निर्मला की बात भी प्रेमचंद करते हैं, सेवा सदन सेवा की बात आई तो प्रेमचंद करेंगे। इस प्रकार से याद रखिए। ऐसे ऐसे जैसे हम आपसे बोल रहे हैं ना बच्चों, तो ऐसे आप कॉपी में लिख लीजिए। ऐसे जब आप इसको लिखिए बगल में ऐसे कॉपी में लिख लीजिए, ऐसे करके ऐसे यहाँ लिख लीजिए। और जैसे प्रेम सेवा सदन प्रेमचंद, सेवा सदन निर्मला और गबन कर्म को लेकर कर्म रंगभूमि और कर्मभूमि और गोदान में गए या कर्मभूमि पर गए। कौन? प्रेमचंद। आगे देखिए बच्चों, ये प्रेम पथ, अनाथ पत्नी और मुस्कान। ये देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों भगवती का नाम आएगा तो कोई अनाथ रहेगा? प्रेम ही रहेगा, उनमें प्रेम पथ रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा भगवती के चरण में जो जाएगा। देखिए भगवती को पकड़ लीजिए, भगवती के चरण में जो जाएगा ना तो वो अनाथ रहेगा, ना तो वो, और उसके अंदर प्रेम रहेगा, प्रेम मार्गी रहेगा, प्रेम पथ रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। ऐसे याद कर लीजिए बच्चों। देखिए आगे अब यहाँ थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को हम समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रेमचंदोत्तर अर्थात स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के पहले एवं स्वतंत्रोत्तर और स्वतंत्रता के बाद। तो आइए बच्चों, जैनेन्द्र क्या करते हैं? परख और सुनीता को लेकर त्याग पत्र देते हैं। परख और सुनीता त्याग पत्र देती हैं किसको? जैनेन्द्र को। ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, परख और सुनीता त्याग पत्र देती हैं किसको? जैनेन्द्र को त्याग पत्र देती हैं। ऐसे लिख लो, जैनेन्द्र, यहाँ लिखा ही है, को त्याग पत्र देती हैं परख और सुनीता। फिर जहाज का पंछी और घृणा पथ, इलाचन जोशी का है। जहाज के पंछी में उड़ रहे हैं, इसीलिए इलाचन जोशी जो हैं घृणा के पथ के पहचान गए हैं, घृणा के पथ के माध्यम रास्ते से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जहाज के पंछी हो गए हैं, इलाचन जोशी। फिर आज्ञे जी आते हैं, शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप अज्ञात हैं। शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप पर चल रहे हैं अज्ञे। आगे ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो संकल्प, विष्णु प्रभाकर। पतन भगवती चरण वर्मा, पतन 3 वर्ष और रेखा गोसाई भगवती चरण वर्मा का है। राहुल सांकीर्त्यायन बच्चों, मधुर स्वप्न, जय योद्धे जीने के लिए। बच्चों हम ये जो जितना सब कहानी है, नाटक है, विधा जो भी है, हम कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले ही ट्रिक के माध्यम से हम करवा दें इसको। सोच रहे हैं बच्चों, प्रयास करेंगे हम कि एग्जाम पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे हमारा पूरा फोकस है बच्चों। सिलेबस कंप्लीट करने, उसके बाद में हम एग्जाम के 1 महीना पहले ही कुछ जो कठिन चीजें हैं वो ट्रिक माध्यम से ऐसे लिख के, जैसे अभी आपको बता रहे थे ना कि लिख के ऐसे लिख, ये हम स्वयं अपने हाथों से लिख के और ये आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें, उसी को आप रट लीजिएगा। पहले तो ये आप पढ़ते रहिए, इसको आप पढ़ते रहिए, ताकि जब आप ट्रिक पकड़ें तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करें और एग्जाम में बिल्कुल एक भी नंबर आपका गलत न जाए। ये हमारा टारगेट है, और ये आप भी टारगेट बना के चलिए कि आपका एक भी नंबर गलत न जाए। एक नंबर के जो सवाल है बच्चों, उस पर भी आप काम करिएगा। बड़े नंबर के सवाल पे तो काम ध्यान दीजिएगा ही, वो तो इम्पोर्टेंट है, पर जो एक नंबर आप जिद ठान लीजिएगा, आपको 1 नंबर नहीं छोड़ना है अपने एग्जाम में। इसी प्रकार से आगे बढ़ना है बच्चों। देखिए महाकाल और करवट और पीढ़ियां, अमृतलाल नागर। महाकाल ने क्या किया था? अमृत पिया था ना, और पूरी सृष्टि ऐसे क्या कहते हैं, करवट बदल लिए थे। कौन? असुर और सुर लोग, राक्षस और देवता लोग क्या कर रहे थे? बदल लिए थे, रास्ता बदल लिए थे। क्या कहे थे कि हम अमृत नहीं पिएंगे। तब क्या किया था? महाकाल ने अमृत पिया था। और पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये बात मशहूर है, आज हम भी कहते हैं। किस जमाने की बात है, किस समय की बात है, किस हजार समय की बात है, क्या पता, लेकिन पीढ़ियां दर पीढ़ियां क्या कर रहे हैं, पता चल रहा है कि अमृत पी लिए थे। कौन? महाकाल ने। महाकाल अमृत नागर, महाकाल करवट, पीढ़ियां अमृतलाल नगर। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बाणभट्ट की कथा, ये इंपॉर्टेंट है, और पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की कथा और पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जुलूस दीर्घतया मैला आंचल, फणीसर नाथ रेणु। ये कहा जाते हैं मैला आंचल लिए हुए दीर्घतया के मैले आंचल को लेते हुए का जुलूस निकालते हैं। दीर्घतया के मैले आंचल को लेते हुए ये जुलूस निकालते हैं फणीसर नाथ रेणु। तपस बसंती और माड़ी और कुंतो, ये भीष्म सानी की है। भीष्म सानी, तमस बसंती और माड़ो कुंतो,
ये भीष्म साहनी की है बच्चों। आइए अब कहानी की जो विधा है बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, तो अब आपका ये प्लेलिस्ट में तैयार रहेगा। ये हर एक वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक अलग से ही प्लेलिस्ट बना हुआ, आप यूट्यूब पे जाइएगा, लक्ष्य हिंदी क्लासेस सर्च करके देख लीजिएगा बच्चों, और चीजें समझ में आए और आपको लगे कि आपके फ्यूचर में आपको काम आने वाला है तो इसको आप शेयर भी करें बच्चों, और सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि चीजें आपको डे बाय डे, क्योंकि हम रोजाना आपको पढ़ाने वाले हैं, मुझे सिलेबस कंप्लीट ही करना है एग्जाम से पहले, तो आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहेंगी। अभी तो आपको 2 क्लासेस मिलने लगी हैं, क्योंकि अभी तक हम आपको पद पढ़ा रहे थे, आप देखिए गद्य भी पढ़ाने लगे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है 1-2 क्लास और बढ़ा दें। सिलेबस कंप्लीट करने का उद्देश्य है बच्चों। तो अब हम यहीं से समाप्त करते हैं, कल हम फिर कहानी से प्रारंभ करेंगे बच्चों, और ऐसे निरंतर सीखते रहना है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, ये धारणा अपने मन में बना लीजिए कि सीखना ही है। तो आइए बच्चों इसी वाक्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।